Hello friends, welcome to my another video. Today our topic is respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सबको फंक्शन या एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी सेल्स को तब मिलती है जब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो और इन केमिकल रिएक्शंस के लिए बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ये तो हमें पता है। और ये ऑक्सीजन कैसे मिलती है? ये ऑक्सीजन मिलती है हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से, है ना। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जिससे क्या हो रहा है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, और जो ये CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सेल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स का क्या है? ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है सेल्स का। ठीक है, वो भी क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक रूट है जो कि ऑक्सीजन को एंटर कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है या CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करता है ना। तो पहले रेस्पिरेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। रेस्पिरेशन इन फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल्स विद इन टिश्यूज एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में दो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं। पहली मैंने क्या बताई? O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड क्या है हमारी? CO2 यानी कि पहले क्या बताई मैंने? O2 यानी कि ऑक्सीजन, और सेकंड क्या बताई? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सबसे फर्स्ट जो ब्रीथ होती है हमारी ब्रीथ, वो बर्थ के टाइम होती है। इट मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी फर्स्ट ब्रीथ होती है ना, हमारी लाइफ की जो फर्स्ट ब्रीथ होती है वो जन्म के समय होती है। इसका मतलब है कि जब बच्चा रोता है फर्स्ट टाइम तब वो फर्स्ट ब्रीथ लेता है। इसका मतलब है कि जो वो बॉडी है, ठीक है, मतलब जो वो बेबी है, तो वो उससे पहले क्या, जब तक वो मदर के अंदर प्रेजेंट था तब तक वो क्या कर रहा था? खुद ब्रीथ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना मैच्योर नहीं था। ठीक है, वो इतना मैच्योर नहीं था कि वो खुद से क्या कर सके? ब्रीथ कर सके। वो क्या कर रहा था? जो प्लेसेंटा होती है, मदर की जो प्लेसेंटा होती है उसके थ्रू वो मदर से ब्रीथ करता है। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन क्या है और हमारी फर्स्ट ब्रीथ कैसे होती है। या दूसरे वर्ड्स में अगर बोलें तो गैसेस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, प्लेसेंटा की हेल्प से। देखा जाए तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, एक अडल्ट का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है या एक हेल्दी अडल्ट जो होता है उसका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, वो कितना होता है? वो 12 to 16, ठीक है, 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। ठीक है, तो जो एक नॉर्मल अडल्ट होता है वो 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, किसमें? 1 मिनट के अंदर। रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते। एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज़ नोट डाउन कर लेना कि 12 to 16 टाइम्स वो 1 मिनट में ब्रीथ करता है। अब चलते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ने से पहले क्या 2 टाइप्स क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। इन दोनों को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि रेस्पिरेशन में ब्लड भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने जब हार्ट के स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियोस में, अगर किसी ने हार्ट के फंक्शन नहीं देखे हैं तो उसमें वो देख सकता है। ठीक है, तो जब मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तब भी मैंने ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन या कैसे चेंज हो रहा था वो बताया था थोड़ा सा। अब डिटेल में पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन में जो ब्लड होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लड ही क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक लेकर के जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लंग्स तक लेकर के आता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी क्या है? ब्लड इंपॉर्टेंट है किसमें? रेस्पिरेशन में। अब चलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की तरफ। पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो
अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये है तो जब ब्लड इसमें हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में, तो इसलिए जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, वो है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो कि क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है रेस्पिरेटरी गैसेस का बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। मतलब जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये हैं, तो इसको रेस्पिरेटरी गैसेस हैं ये दोनों, जो कि लंग्स और ब्लड के बीच में होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब चलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2, ये दोनों ही काम यही कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया कि एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, लंग्स और ब्लड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड टू टिश्यूज़ में सेम है। तो ये क्या करता है, जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। सो ये भी क्या है, ये दोनों टू टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन ये टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में सेम फंक्शन हो रहा है, बस क्या चेंज है कि ये लंग्स टू ब्लड हो रहा है, ये ब्लड टू टिश्यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है, ऐसे ही रेस्पिरेशन के टू ही फेजेस होते हैं। एक को बोलते हैं इंस्पिरेशन एंड दूसरे को बोलते हैं हम एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इंस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन मीन्स एयर को इंस्पायर करना, यानी कि एयर को अंदर ले जाना। ठीक है, मीन्स क्या है, एयर को अंदर लेना एटमॉस्फेयर से। अब एयर जब एटमॉस्फेयर से अंदर आती है तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो कहाँ क्या हो रहा है इसमें, एयर एंटर कर रही है, कहाँ से, एयर अंदर एंटर करी कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से एयर का इंस्पायर होना या अंदर लेना क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है कि ये क्या होती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन इज़ ए एक्टिव, क्या बोलेंगे हम, एक्टिव प्रोसेस, और जिसमें एनर्जी यूज़ होती है। एक्सपिरेशन बिल्कुल इसका अपोजिट है। एक्सपिरेशन का मतलब होता है कि जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं अपनी बॉडी से, या जब हम एयर को लंग्स से एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। इस बार क्या हो रही है, एयर बाहर निकाली जा रही है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, कहाँ से, लंग्स से। ठीक है, ये लंग्स में आई थी और ये लंग्स से बाहर निकाली जा रही है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जब हम एयर को लंग्स से एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें जैसे कि इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है तो इसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, एनर्जी यूज़ नहीं होती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। ये सभी हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक को डायग्राम की मदद से आपको समझाती हूँ। अब देखिए, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये 9 है। फर्स्ट नोज, सेकंड फेरिंग्स एंड थर्ड लैरिंग्स। इन तीनों को एक साथ अगर बोले तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। पहले एक बात ध्यान रखनी है कि सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अगर एक साथ बताया जाए तो ये एक साथ मिलकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये तीनों सबसे अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर आता है ट्रैकिया एंड टू ब्रोंची। अब ये जो टू ब्रोंकी लिखा हुआ है या ब्रोंची भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये एक 1 ब्रोंचीज टू ईच लंग्स। मीन्स क्या है कि एक ब्रोंची एक लंग से कनेक्ट रहती है, और ट्रैकिया और टू ब्रोंची दोनों मिलकर के नाम बनाते हैं ट्रैकियो ब्रोंचियल ट्री। ये इसको ट्रैकियो ब्रोंचियल ट्री क्यों बोलते हैं, ये जब मैं आपको डायग्राम की मदद से सारे के सारे पार्ट्स को समझाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, 6th पार्ट है ब्रोंचियोल्स एंड एल्वोलाई। ठीक है, अब ये जो एल्वोलाई और ब्रोंचियोल्स हैं ये क्या होते हैं, ये स्मॉल एयर पैकेजेस होते हैं। ठीक है, देन 2 लंग्स,
1 प्लूरा। अब लंग्स तो हमें पता है क्या होता है, प्लूरा क्या होता है, ये कवरिंग होती है लंग्स की, ठीक है, लंग्स के जो चारों ओर की कवरिंग होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। 9th है मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, जिसको इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ, ठीक है, और इनके क्या क्या वर्क है और ये कैसे वर्क करते हैं वो भी समझाती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को शो कर रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे माउथ पार्ट होता है, ठीक है, तो ये नोज़ का पार्ट है और ये माउथ का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, माउथ और नोज़ के पार्ट है जो कि कहाँ पे जुड़ जा रहे हैं, फेरिंग्स और लैरिंग्स से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक एक पार्ट को समझाती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि नोज़ से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट नोज़ या फिर इसको बोलते हैं नीजल कैविटी या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा क्या है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद क्या है, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है। सो लैरिंग्स तक तो इसको क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने बताया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, एक लॉन्ग लॉन्ग विंड पाइप होता है, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, एक लॉन्ग विंड पाइप भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। देन ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किसमें, राइट और लेफ्ट ब्रोंकी में। ब्रोंची लिखा हुआ है, ब्रोंकी। तो ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो गया है, ये क्या है हमारी राइट ब्रोंकी और ये क्या है, लेफ्ट ब्रोंकी। राइट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकी ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो करके यहाँ पर किसमें, दोनों अलग अलग लंग्स में चले जाते हैं। राइट ब्रोंकी राइट लंग्स की तरफ और लेफ्ट ब्रोंकी लेफ्ट लंग की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब क्या है, ये जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई या ब्रोंकी है, ठीक है, जिसको प्लूरल भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, ये ब्रोंकी और ब्रोंकस में डिफरेंस याद रखना है। अब एक चीज़ ये है कि एक ये भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रोंकस, ठीक है। तो ये ना ब्रोंची की जगह कभी कभी ब्रोंकस वर्ड भी आता है। तो ये ब्रोंकस क्या होता है, ये एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। ब्रोंकस है प्लूरल वर्ड और ये ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई, ठीक है, जो ब्रोंकाई है ये क्या है, सिंगुलर बोलते हैं। तो अगर दोनों को साथ में बोला जाए तो ब्रोंकस बोला जाएगा, लेकिन अलग अलग हम बोल रहे हैं तो इसको ब्रोंची भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर में बोलते हैं। तो इसको ब्रोंकस, सो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। फर्दर ये जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकाई है, ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो क्या 2 पार्ट्स कौन से हैं इसके, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है ये। अब देखो इधर से ब्रोंकाई है, ये लंग्स में तो चली गई। अब क्या है, ये जो आपको थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है सारी, तो इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो जितनी भी ये ब्रोंकाई थी ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है, कौन सी, राइट ब्रोंकियोल्स एंड लेफ्ट ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के ये जो गोल गोल सर्कल सर्कल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स का जो एंड पार्ट होता है इसको बोलते हैं एल्वोलाई। सो जो एल्वोलाई है ये क्या करता है, यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, या क्या होता है, O2 CO2 में कन्वर्ट होती है, या मतलब गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर पूरा कहाँ पे होता है, एल्वोलाई में ही होता है। तो ये दिख रहा है आपको, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको सबसे नीचे की तरफ ये एक मसल भी दिख रही होगी, तो इसी मसल को बोलते हैं डायफ्राम, जो कि क्या करता है, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन, तो ये जो डायफ्राम होता है ये एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मसल्स, ये इसको जो डायफ्राम है इसको मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स थे, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं और कौन सा पार्ट कहाँ पर जा कर के मिल रहा है। अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी यूनिट्स क्या होती हैं, उसको भी मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगी, आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। अब आते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। तो सो रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है, जो ब्रैंक्यूल्स और एल्वोलाई है, इनको रेस्पिरेटरी यूनिट्स की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने पहले डेफिनेशन समझाती हूँ। पेरेनकाइमा ऑफ लंग्स दैट इज ब्रैंक्यूल्स एंड एल्वोइली वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज O2 एंड CO2। तो मीन्स क्या है, अभी हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा था, मैंने थोड़ी देर पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ाया था, उसमें क्या था, टर्मिनल पोर्शन क्या था उसका, कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकाई थी वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रही थी, पढ़ा था, ठीक है। तो जो ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रही थी, सो ये जो ब्रोंक्यूल्स आ गए अब,
तो ये क्या है, ये एल्वोलाई में एल्वोलाई से कनेक्ट हो गए थे ब्रोंक्यूल्स जितने भी थे, क्योंकि जो मैंने अभी बताई थी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, हमारी ब्रोंक्यूल्स थी, और इसके ऊपर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर थी ये क्या थी, एल्वोलाई थी। तो जो ब्रोंक्यूल्स है वे एल्वोलाई में आ गए। सो ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई जो हैं यही क्या है, रेस्पिरेटरी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये टर्मिनल पोर्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। किस में एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोइली में। सो ये ही पूरा का पूरा क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी यूनिट कहलाता है। अब ये है कि जो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है ना, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है जो क्या कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वोइली डक्ट में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वोइली डक्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एल्वोइलियर डक्ट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वोइली डक्ट में डिवाइड हो गई। फिर ये क्या है, जो एल्वोइलर डक्ट है ये एंड करता है किस में, एल्वोइलर सैक में, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये डक्ट कहाँ पर एंड कर रही है, एल्वोइलर सैक। ये दोनों क्या है, एल्वोइलर सैक है, मीन्स जहाँ पर सारी की सारी एल्वोइली आकर के मिली हुई है, ठीक है, या एल्वोलाई आकर के मिली हुई है यहाँ पर सारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब क्या है, ये जो एल्वोइलर सैक है ये एक बंच होता है जिसमें बहुत सारे क्या, एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। सो ये ऑल टुगेदर हैं, ये सारे के सारे साथ में मिले हुए हैं। तो एल्वोलाई सैक या एल्वोलर सैक जहाँ प्रेजेंट है, एल्वोलाई इसको सबको मिला करके बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है ये रेस्पिरेटरी यूनिट कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि क्या है, मैं एक बार दोबारा से शॉर्टकट में समझाती देती हूँ। ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये किस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई थी वे किस में डिवाइड हो गई, ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स का एंड पार्ट क्या होता है, एल्वोलाई। अब एल्वोलाई का एक बंच बन जाता है जो रेस्पिरेटरी यूनिट कहलाता है। सिंपल सा ये है इसमें रेस्पिरेटरी यूनिट का। अब हम पढ़ते हैं कि ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये इसी से समझा देती हूँ कि मेम्ब्रेन थ्रू विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। तो क्या समझ में आया कि हमें पता है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो लंग्स यानी कि एल्वोलाई में हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो लंग्स यानी एल्वोलाई के में ब्लड में होता है, पता है ब्लड में ही हो रहा है जितना भी गैसेस का वो हो रहा है। सो ये जो एल्वोलाई मेम्ब्रेन है वो ही क्या है, एल्वोलियर मेम्ब्रेन, और ब्लड जिसके थ्रू आ रहा है उसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, एक तो किस में हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है एक्सचेंज गैसेस का, एक एल्वोलाई में हो रहा है। तो एल्वोलाई मेम्ब्रेन और ब्लड की क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, पूरे की पूरी रेस्पिरेटरी की मेम्ब्रेन बनाती हैं, ठीक है। तो किसकी, एल्वोलाई मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरीज, ये दोनों मिलकर के क्या बोलती हैं, क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहलाती है। जहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और CO2 कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, ठीक है। और लंग्स के थ्रू फिर कहाँ निकल जाती है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। अब हमें पढ़ना है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा है हमने, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, उसके जितने भी ऑर्गन्स थे, ये जितने भी पार्ट्स थे, वे फंक्शन क्या करते हैं। तो ये फंक्शन हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म। सो लास्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये मैंने 10 फंक्शंस लिखे हुए हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, एक एक करके समझाती हूँ। वैसे तो मेन फंक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है, गैस एक्सचेंज, जो कि मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ कि कैसे ये गैस एक्सचेंज करता है, ठीक है, मतलब O2 या ऑक्सीजन और CO2 को कैसे एक्सचेंज करना, ठीक है। अब सेकंड है, सेकंड जो हम एयर इंस्पायर करते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम एयर को इंस्पायर करते हैं या जब हम एयर को अपने अंदर लेते हैं तो वो वार्म, कोल्ड, ड्राई कैसी भी हो सकती है एयर, ये तो नहीं पता हमें कि कैसी हो सकती है वो, ठीक है।
तो जब हम इंस्पायर कर रहे हैं गैस को या एयर को, वो कैसी भी हो सकती है, तो सबसे पहले वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, नेजल से या नोज से। माना कि हमने क्या किया, एयर को इंस्पायर किया, अंदर लिया। अब नोज से अंदर लिया तो नोज में क्या होता है कि एक नेजल म्यूकस प्रेजेंट होती है। नेजल म्यूकस प्रेजेंट होती है जो क्या होती है, जो ब्लड सप्लाई बहुत रिचली करती है या बहुत फास्टली है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, वो ब्लड का सप्लाई करती है। तो नोज में जो भी एयर एंटर करती है वो वार्म हो जाती है। किसकी वजह से गर्म हो जाती है, जो कि ब्लड सप्लाई हो रहा है उसकी वजह से। फिर क्या इसमें लिखा हुआ है ह्यूमिडिफाइंग। ह्यूमिडिफाइंग एयर का मतलब क्या है कि जब हम जो भी हमने एयर अपने अंदर ली या इंस्पायर करी तो वो एयर ड्राई भी हो सकती है। तो ड्राई एयर क्या करती है, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो हमारे नोज में या नेजल कैविटी में जो म्यूकस प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, उस एयर को मॉइस्ट कर देती है या मॉइस्चर ऐड कर देती है उसमें। तो सेकंड ये हुआ फंक्शन। थर्ड है ऑल्फैक्शन। तो इसमें ऑल्फैक्शन का मतलब क्या है कि ऑल्फैक्शन मीन्स सेंस ऑफ स्मेल, खुशबू की या किसी चीज़ को सूंघने की क्षमता। तो जो हमारी नोज है उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्मेल को सेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन ये हुआ। फोर्थ फंक्शन है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन मतलब होता है बोलना। ठीक है, वोकलाइजेशन मीन्स बोलना। अब क्या है कि बोलने में हमने पढ़ा है क्या वर्क करता है, लैरिंग्स वर्क करता है। लैरिंग्स जिसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स किस लिए बोलते हैं लैरिंग्स को, क्योंकि वो हमारा बोलने में हेल्प करता है। ठीक है, और भी ऑर्गन्स है जैसे कि फेरिंग्स है, ठीक है, जो इसमें वर्क करता है बोलने में। बाकी ऑर्गन्स भी बोलने में, स्पीच करने में हेल्प करते हैं, लेकिन मेन जो होता है, मेन रोल वोकलाइजेशन में लैरिंग्स का ही होता है। ठीक है, तो वोकलाइजेशन समझ में आया फंक्शन। फिफ्थ है प्रिवेंशन ऑफ डक्ट पार्टिकल्स। अब क्या है प्रिवेंशन ऑफ डक्ट पार्टिकल्स। डक्ट पार्टिकल्स से मतलब क्या है यहाँ पर कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नोज के थ्रू बहुत सारे डक्ट पार्टिकल्स भी अंदर आ जाते हैं या प्रेजेंट हो जाते हैं। जो ये डक्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ तो हमारी नोज में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उन हेयर्स में डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो एक तो ये प्रिवेंशन हो जाता है। लेकिन अगर हमारे हेयर में फंसने के बाद भी कुछ पार्टिकल्स अगर अंदर चले जाते हैं तो जो हमारी नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स उस म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे चिपकने के बाद भी कुछ पार्टिकल्स अगर बच गए तो वे कहाँ चले जाते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को एनगल्फ करने की क्षमता रखते हैं, कि उनको खाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो गए, प्रिवेंट हो गए हम डस्ट पार्टिकल से। लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, ठीक है, कुछ डस्ट के पार्टिकल इन 3 प्रोसेस के बाद भी बच जाते हैं, तो 2 रिफ्लेक्स वर्क करते हैं इसमें। एक होता है कफिंग और एक होता है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। तो इसके थ्रू या कफिंग और स्नीजिंग क्या है, खांसते या छींकते हुए वे डस्ट पार्टिकल हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा फोर्सफुली छींकते हैं, कफिंग करते हैं, स्नीजिंग होती है, तो क्या होता है कि वे सारे के सारे डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जैसे हम फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं और वे कहाँ, शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हुआ। अब 6th हमारा फंक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये क्या होता है, जो ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो लंग है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो एंटीजेंस के साथ में फाइट करता है, जो कि डिफेंस से हमारी बॉडी को हेल्प करता है। ठीक है, जैसे या एक चीज़ और, जो एंटीजन के साथ फाइट करता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। अब हमें पता है कि इसमें क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू एक्सपायर करती है या लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर छोड़ती है, तो उसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर भी क्या होता है, वाटर भी बाहर निकलता है।
ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन में वाटर का भी लॉस्ट होता है। तो इसमें क्या रहता है कि रेगुलेशन या मेंटेनेंस बना हुआ रहता है हमारे किसका, बॉडी में वाटर का। देन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब जब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है, तब क्या हो रहा है कि पानी के साथ साथ, वाटर के साथ साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज वैसे लॉस होता रहता है। तो ऐसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस से मतलब है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी से, अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लगे, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, तो वो भी क्या करती है, वो हमारे एसिड बेस बैलेंस को या हमारी बॉडी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लास्ट है सॉलिंग रेगुलेशन रिफ्लेक्स। इसका मतलब है जब हम फूड को स्वेलन करते हैं या फूड को खाते हैं, उस टाइम पर टेम्परेचर क्या होता है, उस टाइम पर ना उस टाइम पर हमारी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो टेम्परेरी थोड़ा सा रुक जाता है, कुछ सेकंड के लिए ना रेस्पिरेशन रुक जाता है, कुछ सेकंड के लिए। क्यों रुकता है, क्योंकि जब हम फूड को स्वेलन करते हैं तब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, एंटर ना हो जाए, तो इसलिए क्या है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इसको बोलते हैं स्वेलोइंग। अब एक चीज़ और भी हमें पता है कि जब हम खाते हैं, ज़्यादातर हम अगर कुछ खाना खा रहे हैं, अगर हम बोल जाएं तो क्या होता है, अचानक से खाना खाते हुए बोलने से कि हमें धक्का लग जाता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि जो ये फूड है स्वेलन करते टाइम वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। इसलिए ही क्या बोलते हैं कि थोड़ा बिना बोले खाना चाहिए, है ना। तो जिससे क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, रेस्पिरेशन का फंक्शन बिल्कुल माइनर सी सेकंड के लिए। तो ये थे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिससे कि मैं आगे कोई और वीडियो बना करके आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकूं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।